हे गाइस, ब्लू कोडर टेक में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में HTML IDs एंड क्लासेस के बारे में देखा है और इन IDs एंड क्लासेस को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं और स्टाइलिंग प्रोवाइड करते हैं, इन चीजों के भी बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में देखा है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो हमारा होने वाला है वो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में फाइनली हम HTML फॉर्म्स के बारे में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक नई फाइल बनाते हैं tutorial.html नाम से, और उसमें सिंपली बॉयलर प्लेट ऐड करके उसका टाइटल चेंज कर देते हैं फॉर्म्स एंड इनपुट एलिमेंट्स। ठीक है, अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि HTML फॉर्म्स आखिर होता क्या है। अब फॉर्म को यूज करने के लिए हम फॉर्म एलिमेंट को यहाँ पे यूज करते हैं, और ये जो फॉर्म एलिमेंट है उसे हम HTML में फॉर्म क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर्म एलिमेंट इज यूज टू क्रिएट फॉर्म्स इन HTML, और इसे हम कमेंट करते हैं। अब मेन पॉइंट ये है कि एक्चुअल में फॉर्म होता क्या है। अगर मैं यहाँ पे ब्राउजर में लेके चलूँ और नए टैब में मैं HTML फॉर्म को सर्च करता हूँ और सिंपली इमेज में जाऊंगा, तो आप देख सकते हो ये जो कंटेंट हमें यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जो भी है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसके बाद ये यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो इस स्ट्रक्चर को हम फॉर्म कहते हैं। अब ये जो फॉर्म है उसके अंदर कुछ इनपुट एलिमेंट्स होते हैं, और इन इनपुट्स को हम कलेक्ट करके अपने बैकएंड में सर्वर साइड प्रोसेसिंग के लिए भेजते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं और उसके अंदर किसी भी आर्टिकल को यहाँ पे ओपन करते हैं रीड करने के लिए, और बॉटम में आएंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देगा, लीव अ रिप्लाई करके। यहाँ पे हम इस पोस्ट के रिलेटेड कुछ कमेंट डाल सकते हैं। जैसे आपको ऐसे कुछ इनपुट बॉक्स मिले, यहाँ पे आपको कीबोर्ड का यूज करना पड़े, या फिर यहाँ से हम ऐसे चेक बॉक्स से कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो ऐसी चीजों को हम इनपुट एलिमेंट्स कहते हैं। तो इस तरह से हमारा फॉर्म का स्ट्रक्चर जो है हमें दिखता है। यहाँ पे लिखेंगे HTML फॉर्म, और उसे हम लिखेंगे इट इज अ container which contain different types of input elements such as text field है, उसके बाद कुछ रेडियो बटन है, उसके बाद चेक बॉक्सेस है, और सबमिट बटन है। ये सारी जो चीजें है वो हम अपने HTML फॉर्म के अंदर यूज करते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्म का सिंटैक्स कैसे होता है। अभी फॉर्म को लिखने के लिए सिंपली हमें फॉर्म एलिमेंट को यूज करना पड़ेगा। इसके अंदर कुछ फॉर्म के एलिमेंट्स होते हैं, फॉर्म एलिमेंट जैसे कुछ इनपुट एलिमेंट्स है, रेडियो बटन से, चेक बॉक्स से, ये सारे एलिमेंट्स हम फॉर्म एलिमेंट के अंदर यूज करते हैं। तो इसे भी हम कमेंट करते हैं, ऐसे अनकमेंट करके इसे कमेंट करेंगे। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं इनपुट एलिमेंट्स एक्चुअली में होते क्या है। इनपुट एलिमेंट्स, ठीक है, इसे कमेंट कर देंगे। इनपुट एलिमेंट को हम सिंपली लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में इनपुट लिख के हम इसे लिख सकते हैं एलिमेंट। और ये जो इनपुट एलिमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे HTML फॉर्म के अंदर, क्योंकि ये जो इनपुट एलिमेंट है वो सबसे ज्यादा यूज होता है हमारे फॉर्म्स के अंदर एज कम्पेयर टू बाकी सारे एलिमेंट्स। सबसे ज्यादा हम इनपुट एलिमेंट को ही अपने फॉर्म के अंदर यूज करते हैं। तो हम लिखेंगे इनपुट एलिमेंट इज द मोस्ट यूज्ड फॉर्म एलिमेंट। ठीक है, अब हमारे HTML के अंदर इनपुट एलिमेंट्स हमें कई तरह के देखने को मिलेंगे। इस इनपुट एलिमेंट के अंदर जो टाइप एट्रीब्यूट है उसके डिपेंडिंग हमें अलग अलग तरह की इनपुट एलिमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इनपुट कैन बी डिस्प्लेड इन मेनी वेज डिपेंडिंग ऑन द टाइप एट्रीब्यूट। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे इनपुट लिखता हूँ और इसे हम क्लोज कर देंगे, और इसके बीच में जैसे स्पेस देंगे। अब जैसे यहाँ पे टाइप लिखता हूँ हमें यहाँ पे डिफरेंट तरह के इनपुट यहाँ पे दिखाई देंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ और सेव करता हूँ और इसे हम लाइव कर देंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें एक टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे दिखाई देती है। इसी तरह से हम अगर यहाँ पे इनपुट रेडियो करते तो आप देखोगे हमें यहाँ पे एक रेडियो बटन यहाँ पे दिखता है। जैसे हम कोई जेंडर हमारा सिलेक्ट करते हैं, मान लो मेल, फीमेल या फिर अदर्स के लिए हम ऐसे रेडियो बटन को यूज करते हैं, या फिर जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसके अंदर हम इस रेडियो बटन को यूज करते हैं। उसके बाद इनपुट टाइप अगर मैं चेक बॉक्स लिखता हूँ और सेव करता हूँ, तो आप देख सकते हो हमारे फॉर्म के अंदर हमें चेक बॉक्स शो हो रहा है। इसे हम चेक या फिर अनचेक कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास बटन है,
ठीक है। और इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू लिखता हूँ, समझो वैल्यू एक एट्रीब्यूट है, उससे हम इस बटन को क्या वैल्यू देने वाले हैं हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने सबमिट लिखा है तो हमें बटन के अंदर भी सबमिट मिलेगा। इसका जो टाइप है सबमिट, मतलब हम अगर इसे फॉर्म एलिमेंट के अंदर लिखते हैं, जैसे यहाँ पे फॉर्म एलिमेंट है तो इसके अंदर इसे हम इसे लिखते हैं और मान लो ये जो हमारे फॉर्म है, और उसके बाद इस फॉर्म को हम कुछ फिल करके, मतलब कुछ भी यहाँ पे फिल करने के बाद उसे चेक या फिर अनचेक करने के बाद यहाँ पे जैसे सबमिट करते हैं, ये जो सबमिट बटन है इसके ऊपर हम कुछ जावास्क्रिप्ट अप्लाई करके इसे हम सर्वर साइड प्रोसेसिंग के लिए बैकएंड में भेज सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने HTML के अंदर फॉर्म एलिमेंट्स और इनपुट एलिमेंट को यहाँ पे यूज करते हैं। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट एलिमेंट्स को हमने यहाँ पे देखा है, और इसके अलावा भी बहुत सारे इनपुट एलिमेंट्स हमारे HTML में है, और उसे हम अपने आने वाली वीडियो में कवर अप करेंगे। इसके ऊपर मैं पूरा डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूँ। तो फिलहाल हम यहाँ पे फॉर्म एलिमेंट्स के बारे में फोकस करते हैं। अब हमारे HTML के अंदर हम किसी एलिमेंट को लेबल भी कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली हम लेबल एलिमेंट को यूज करते हैं और इसे हम यूज फॉर लेबलिंग मिनी फॉर्म एलिमेंट, ठीक है। अब इस लेबल एलिमेंट को यूज कैसे करते हैं, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे फिर से फॉर्म टैग लेता हूँ, एक्शन निकाल लेता हूँ, उसके बाद एक इनपुट फील्ड लेता हूँ, पुट टेक्स्ट लेता हूँ, और यहाँ पे एक बटन लेता हूँ सबमिट के लिए, और यहाँ पे वैल्यू देता हूँ सबमिट, ठीक है। और इसे थोड़ा नीचे लेंगे BR लाइन ब्रेक करके। तो आप देख सकते हो ये जो हमारा इनपुट है ये हमें क्लेरिफाई नहीं कर रहा है कि हम इस इनपुट को किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं। तो इसे हम फॉर द क्लेरिफिकेशन हम अपने फॉर्म के अंदर लेबल टैग को यूज करते हैं। तो लेबल टैग को यूज करने के लिए सिंपली हमें यहाँ पे लेबल को लेना है, और उसके बाद यहाँ पे हमें जो भी लेबलिंग यहाँ पे देनी है उसे हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टाइप सम इनपुट, ठीक है। या फिर यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे फर्स्ट नेम है, और अगर करता हूँ तो यहाँ पे लास्ट नेम। इस तरह से हम किस इनपुट को किस लिए यूज कर रहे हैं उसके लेबलिंग के लिए हम इस लेबल एलिमेंट को अपने HTML में यूज करते हैं। उसके बाद आता है सिलेक्ट एलिमेंट। अब ये जो सिलेक्ट एलिमेंट है उसे हम सिंपली ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इट इज यूज फॉर ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। अब इस सिलेक्ट एलिमेंट के अंदर एक और एलिमेंट आता है, उसे हम ऑप्शन एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। और इसे हम कमेंट करते हैं। अब ये जो ऑप्शन एलिमेंट है बेसिकली ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर हम कौन से मेन्यू यहाँ पे यूज करते हैं वो हमें इस ऑप्शन एलिमेंट के थ्रू हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज एन ऑप्शन फॉर ड्रॉप डाउन लिस्ट मेन्यू, ठीक है। अब इसका जो सिंटैक्स है सिंपली अगर हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट को हमारे फॉर्म में यूज करना है, इस फॉर्म को मल्टीपल टाइम लिखने से अच्छा एक ही बार हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ये जो फॉर्म टैग है यहाँ से क्लोज करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ से फॉर्म ओपन हुआ और सबसे लास्ट में हम इसे क्लोज कर देंगे। हमें ये फॉर्म हर बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे फॉर्मेट करते हैं, ठीक है। अगर मैं सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट टाइप करता हूँ, ठीक है, यहाँ से एट्रीब्यूट्स को हटा देता हूँ, और इसके अंदर अगर आप सिर्फ सिलेक्ट करके सेव करोगे तो आपको यहाँ पे आपको एक बटन जैसी चीज दिखाई देगी। तो इस फॉर्म टैग को भी यहाँ पे हटा देने वाला हूँ, और ये जो ब्रेक टैग है के बाद भी यूज करेंगे। तो ये जो सिलेक्ट टैग है अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो हमें इस यहाँ पे एक डाउन एरो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और जैसे इस पे क्लिक कर रहे हैं उसके अंदर कुछ ब्लैंक लिस्ट टाइप हमें दिखाई देता है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी ऑप्शन यहाँ पे इस सिलेक्ट के अंदर हमने यहाँ पे यूज नहीं किया है। तो उसके लिए हम ऑप्शन एलिमेंट को यूज करेंगे, और जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे हम कुछ ऑप्शन देंगे। जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैंगो, उसके बाद बनाना, कुछ फ्रूट्स के नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ, और एप्पल। और यहाँ पे उसके और लेबलिंग के लिए हम यहाँ पे एक लेबल भी लेंगे ताकि हमें पता चले कि हम किस इनपुट एलिमेंट को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो लेबल के लिए सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ फ्रूट्स लिस्ट, और यहाँ पे सेव करता हूँ। एक और ब्रेक लूंगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हो हमें फ्रूट लिस्ट करके एक लेबल मिला है, और उसके आगे एक ड्रॉप डाउन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और पहला आइटम बाय डिफॉल्ट उसने
मैंगो लिया है। और उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे बनाना पे सिलेक्ट करता हूँ तो हमें अपने ड्रॉप डाउन के अंदर बनाना दिखाई देता है। और उसके बाद अगर एप्पल पे क्लिक करता हूँ तो हमें यहाँ पे एप्पल दिखाई देता है। तो इस तरह से हम इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को अपने HTML फॉर्म में यूज कर सकते हैं। अभी हम चाहते हैं कि ये जो फर्स्ट वाला बनाना है वो हमें दिखाई ना दे, तो उसके लिए हम सिंपली एक और ऑप्शन लेते हैं और इसके अंदर हम ऐसा कुछ करते हैं, जैसे मान लो कुछ भी करते हैं, सिलेक्ट फ्रूट ऐसा कुछ भी करते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देता है, उसके बाद हम अपने ऑप्शन किसी भी ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो वैल्यू टैग है इसके अंदर हम यहाँ पे इस वैल्यू में जो भी यहाँ पे वैल्यू देने वाले हैं, मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे बनाना सिलेक्ट किया, मतलब यहाँ पे मैंने अगर बनाना सिलेक्ट किया और समझो एक सबमिट बटन लेता हूँ, इनपुट सबमिट, ठीक है। और सबमिट बटन में तो वैल्यू लेता हूँ सबमिट। अगर यहाँ पे बनाना करके सबमिट करता हो तो इस ड्रॉप डाउन की जो वैल्यू है वो बनाना जाएगी। अब आपको ध्यान में ये रखना है, आप यहाँ पे जो वैल्यू लिख रहे हो वो सर्वर साइड में नहीं जाएंगे, बल्कि हम वैल्यू में क्या लिख रहे हैं वो यहाँ पे जाएंगे। और यहाँ पे बनाना लिखता हूँ और यहाँ पे समझो रोज लिखता हूँ तो, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके सबमिट पे अगर क्लिक करूंगा तो इधर बनाना नहीं जाएगा। ये हमें सिर्फ दिखाने के लिए, असल में जो बैकएंड में हम वर्क करेंगे, मतलब कि हमारे वैल्यू के अंदर जो भी वैल्यू है उसी डेटा को हम बैकएंड में सर्वर साइड प्रोसेसिंग के लिए भेजता है। और पहले वाले को और यहाँ पे वैल्यू ना दे तो बाय डिफॉल्ट इसमें कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं जाएगी। तो इस तरह से हम अपने HTML में ड्रॉप डाउन लिस्ट को भी ऐड कर सकते हैं। एक बार ब्रेक टैग लेता हूँ। उसके बाद आता है हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है, उसे हम टेक्स्ट एरिया कहते हैं, ठीक है। अभी ये टेक्स्ट एरिया एलिमेंट जो है, जैसे हमारा जो ये इनपुट टैग है वो सिंगल लाइन टेक्स्ट फील्ड है। अगर यहाँ पे मैं चाहता हूँ मल्टीपल लाइन में यहाँ पे मुझे कुछ इनपुट देना है तो उससे पहले यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट एरिया एलिमेंट इज यूज फॉर मल्टी लाइन इनपुट, ठीक है। यहाँ पे मल्टीलाइन टेक्स्ट इनपुट के लिए हम टेक्स्ट एरिया को यूज करते हैं। तो इसे यूज करने के लिए सिंपली अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट एरिया, ठीक है, और एक और ब्रेक टैग लूंगा यहाँ पे, और ये जो एट्रीब्यूट्स है यहाँ पे निकाल दूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमें यहाँ पे एक हमारा टेक्स्ट एरिया मिल गया है और इसे यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो ये यहाँ पे लिखते तो हम जितना चाहिए उतना बड़ा इनपुट यहाँ पे लिख सकते हैं। और एक और खास बात इस टेक्स्ट एरिया की, इसे हम यहाँ से रिसाइज भी कर सकते हैं, मतलब हमें जितना छोटा चाहिए जितना छोटा या फिर जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा भी हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये काफी बेनिफिशियल होता है यूजर के लिए। अगर उसे कोई भी बड़ा डिस्क्रिप्शन लिखना हो तो इस टेक्स्ट एरिया को यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। अब बाय डिफॉल्ट हमें दिखने के लिए काफी छोटा दिख रहा है। अगर हम चाहते हैं कि ये हमें कम से कम इतना दिखे या फिर इतना दिखे और हाइट में थोड़ा सा इतना दिखे, मतलब हम यहाँ पे 2-4 लाइन भी लिखे तो भी हमें ज्यादा स्क्रॉल करने की यहाँ पे जरूरत ना पड़े, हम आराम से यहाँ पे 2-4 लाइन यहाँ पे लिख सके और हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए हम 2 एट्रीब्यूट को यहाँ पे यूज करने वाले हैं। जैसे स्पेस देता हूँ, जैसे यहाँ पे रोज है, रोज एट्रीब्यूट है। अब इस रोज के अंदर मैं अगर 1 लिखता हूँ तो आप देखोगे जो बाय डिफॉल्ट इसकी साइज थी वो इतनी बड़ी थी, मतलब ये हम यहाँ पे आराम से दो लाइन यहाँ पे लिख सकते थे। और अगर मैं तीसरे के लिए एंटर करूंगा तो आप देख सकते हो हमें यहाँ पे स्क्रॉलिंग का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं अगर रोज इक्वल्स टू 1 करता हूँ तो आप देख सकते हो हमें सिंगल लाइन में यहाँ पे दिखाई देता है, मतलब हम यहाँ पे जैसे एंटर करते हैं हमें स्क्रॉलिंग का ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरह से हमें जितने यहाँ पे रोज चाहिए, जितने यहाँ पे लाइन चाहिए उसकी वैल्यू यहाँ पे सिंपली हम डाल देंगे। जैसे 10 डालेंगे तो हम यहाँ पे 10 लाइन लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब जैसे यहाँ पे एंटर करूंगा हमें स्क्रॉलिंग का ऑप्शन यहाँ पे शो होगा। तो इस तरह से हम रोज के अंदर जितनी वैल्यूज हम ऐड करेंगे उतनी लाइन्स हम अपने टेक्स्ट एरिया के अंदर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली 4 करता हूँ, नॉर्मली 4 हम यहाँ पे यूज करते हैं। और एक और है कॉलम्स। अब जिस तरह हम यहाँ से रोज को एडजस्ट करते हैं, मतलब हमें कितनी लाइन्स यहाँ पे यूज करने, उसी तरह से हम यहाँ पे कॉलम्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कॉलम्स की वैल्यू अगर 1 लिखता हूँ
तो ये काफी ज्यादा छोटा और उसकी जो विड्थ है बहुत ही ज्यादा छोटी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं ज्यादा वर्ड भी नहीं लिख पा रहे। इसकी जो कॉलम की वैल्यू 1 है, अगर हम यहाँ पे 10 लिखते हैं तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 कॉलम की यहाँ पे जगह इसने ली है। इस तरह से हम इस टेक्स्ट एरिया में रोज एंड कॉलम्स को एडजस्ट करके हमें जितनी चाहिए उतनी हाइट और विड्थ यहाँ पे ले सकते हैं। तो इसके लिए हम सिंपली 100 लिखते हैं। तो आप देख सकते हो इसकी जो विड्थ है वो काफी ज्यादा बड़ी हो गई है। और इसे हम अगर 75 करता हूँ तो नॉर्मली हमें काफी अच्छा दिख रहा है पहले से। तो इस तरह से हम टेक्स्ट एरिया की जो हाइट और विड्थ है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा भी हम टेक्स्ट एरिया को सिंपली हम स्टाइल टैग यूज करके भी उस टेक्स्ट एरिया को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे स्टाइल लिखता हूँ, हमने HTML स्टाइल को ऑलरेडी अपने ट्यूटोरियल के अंदर सीख लिया है। अगर आपको आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे स्टाइल हाइट लिखता हूँ और हाइट करता हूँ समझो 300 पिक्सल हाइट GST और विड्थ लिखता हूँ 75%, तो आप देखोगे यहाँ से भी हम इसे एडजस्ट कर पा रहे हैं। अभी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, 100 करता हूँ, ठीक है। और जो विड्थ है 75 ना करके 60 करता हूँ। तो यहाँ से भी हम टेक्स्ट एरिया की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम अपने HTML में मल्टीलाइन टेक्स्ट इनपुट लिखने के लिए टेक्स्ट एरिया एलिमेंट को यूज करते हैं। उसके बाद आता है हमारा बटन एलिमेंट। अभी ये जो बटन एलिमेंट है, हमारा जो ये इनपुट टाइप बटन है उससे अलग है। ये जो हम इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट या फिर इनपुट टाइप इक्वल टू अगर बटन लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू बटन लिखता हूँ, ठीक है। बटन की जो भी वैल्यू है तो यहाँ पे लिखते हैं क्लिक हेयर। तो आप देख सकते हो ये जो इनपुट टाइप के जो बटन है या फिर सबमिट बटन है और हमारा ये जो बटन है वो दिखने में हमें सेम दिखाई दे रही है, बट ये जो है वो इनपुट के बटन से, मतलब कि इसे हम फॉर्म सबमिट करने के लिए या फिर कोई एक्शन फॉर्म की कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए इनपुट टाइप सबमिट और इनपुट टाइप बटन को यहाँ पे यूज करते हैं। बट ये जो हमारा बटन टैग के अंदर बटन है वो हमें नॉर्मली क्लिकेबल बटन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे लिखते हैं इज नॉट इनपुट टाइप बटन, इट प्रोवाइड a clickable बटन, ठीक है। जैसे मान लो अभी हमारा जो फॉर्म है उस फॉर्म के अंदर हम कुछ एट्रीब्यूट लिखते हैं, जैसे मेथड एक एट्रीब्यूट है और ये हमें बताता है कि हम हमारे फॉर्म के अंदर डेटा यहाँ पे गेट कर रहे हैं या फिर डेटा यहाँ से पोस्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं मेथड गेट करता हूँ तो हम सर्वर साइड से या फिर API के थ्रू हमारे इस फॉर्म में डेटा ला रहे हैं। और अगर यहाँ पे हम पोस्ट मेथड लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपने फॉर्म एलिमेंट्स के थ्रू से बैकएंड में या फिर सर्वर में पोस्ट कर रहे हैं। तो ये मेथड आती है। उसके बाद एक और एट्रीब्यूट आता है एक्शन। एक्शन मतलब हम जैसे यहाँ पे जैसे इस फॉर्म को सबमिट करते हैं यूजिंग दिस सबमिट बटन, तो इसकी जो एक्शन है मतलब हम एक्शन के अंदर हमने अपने बैकएंड का जहाँ पे कोड लिखा है, जिस फाइल के अंदर कोड लिखा है उस फाइल का यहाँ पे हम URL यहाँ पे ऐड करते हैं। जैसे मान लो हमने कोई कोड यहाँ पे नहीं लिखा है तो हम सिंपली यहाँ पे हैश लिख देंगे, मतलब यहाँ पे कुछ भी हमें एक्शन के अंदर कुछ भी हमने लिखा नहीं है। यहाँ पे हम इस ऊपर वाले किसी भी बटन्स को यहाँ पे अगर सबमिट बटन्स को यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमें हैश करके यहाँ पे शो हो रहा है और इस हैश के अंदर हमें कोई भी कोड यहाँ पे लिखा नहीं दे रहा है, इसलिए हमें एरर पेज यहाँ पे शो कर रहा है। अगर इस इनपुट टाइप सबमिट को हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, मतलब कुछ डेटा लिख के क्लिक करते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट हमने जिस एक्शन को कॉल किया है उस एक्शन के ऊपर इस डेटा को भेजेगा। और हमारा जो एक क्लिकेबल बटन है उसका जो टाइप अगर हमने बटन दिया तो इसे हम मैन्युअली कोई जावास्क्रिप्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ऑन क्लिक इवेंट लिख के यहाँ पे मैं कुछ जावास्क्रिप्ट लूंगा। जैसे मान लो मुझे कोई अलर्ट देना है कि इसने मुझे क्लिक किया है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि अलर्ट एक हमारा फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ऐसे हम आगे जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल के अंदर देखने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा यू हैव क्लिक्ड मी, ठीक है।
अगर मैं यहाँ पे इस बटन को यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपको एक पॉपअप यहाँ पे शो होगा, यहाँ पे आपको एक अलर्ट शो होगा जिसमें हमने इस अलर्ट के अंदर जो भी लिखा है वो हमें यहाँ पे शो होगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो ये हमें यहाँ पे एक मैसेज शो कर रहा है, यू हैव क्लिक्ड मी, मतलब जो हमने यहाँ पे लिखा है वही हमें यहाँ पे भी शो कर रहा है। तो इस तरह से हम इस बटन को हमारे इनपुट टाइप सबमिट से डिफरेंशिएट करते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ और भी एलिमेंट्स है, जैसे फील्ड सेट है, उसके बाद डेटा लिस्ट है, एलिमेंट्स करता हूँ तो इसे हम कमेंट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं फील्ड सेट एलिमेंट क्या होता है। फील्ड सेट एलिमेंट को लिखने के लिए हम सिंपली फील्ड सेट टैग लेंगे, उसके अंदर एक हमें और एलिमेंट यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, उसे हम लीजेंड एलिमेंट कहते हैं। अभी फील्ड सेट एलिमेंट हमारे जो भी इनपुट्स है, जैसे हम इस फील्ड सेट के अंदर जो भी इनपुट्स लेने वाले हैं उसे यहाँ पे ग्रुप करके देगा, इसका जो डेटा है ग्रुप करके देगा इन द फॉर्म। इस फील्ड सेट के अंदर जो भी हमने यहाँ पे इनपुट्स लिए है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ एक इनपुट लेता हूँ इनपुट, ठीक है, टेक्स्ट, दूसरा लेता हूँ नंबर और टेक्स्ट एरिया, ठीक है, और यहाँ पे लेता हूँ रोज 5 और कॉलम 60, ठीक है। ये जो हमारी इनपुट टैक्स है उसे एक ग्रुप के अंदर रैप करेगा। और जो हमारा लीजेंड एलिमेंट और यहाँ पे लिखते हैं हम फील्ड सेट एलिमेंट होता है, फील्ड सेट एलिमेंट। और ये जो हमारा लीजेंड एलिमेंट है वो हम इस ग्रुप को कुछ टाइटल देने के लिए या फिर कुछ कैप्शन देने के लिए इस लीजेंड एलिमेंट को यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यूज टू कैप्शन फॉर फील्ड सेट एलिमेंट, ठीक है। बटन भी सबमिट बटन भी देता हूँ सबमिट, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ सबमिट। और उसके बाद यहाँ पे लेबल्स भी यहाँ पे दे देता हूँ, मतलब हमें पता चले कि हम टैग्स को यूज क्यों कर रहे हैं। लेबल के अंदर यहाँ पे लिखते हैं नेम और यहाँ पे लिखते हैं मोबाइल और यहाँ पे लिखते हैं हम एड्रेस, ठीक है। अभी यहाँ पे लीजेंड के अंदर मैं लिखूंगा पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और आप देख सकते हो हमारे इन एलिमेंट्स को इसने एक ग्रुप के अंदर रैप करके दिया है। और हमने जो यहाँ पे लीजेंड के अंदर लिखा था वो हमें एज अ इस ग्रुप का कैप्शन हमें दिखाई देता है। अब इसे सॉर्ट करने के लिए हम सिंपली इसके बाद ब्रेक टैग को यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने HTML में फील्ड सेट को यूज करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं डेटा लिस्ट क्या है। अभी जो डेटा लिस्ट एलिमेंट है, अब ये जो डेटा लिस्ट एलिमेंट है वो हमें कुछ प्रीडिफाइंड ऑप्शन हमें प्रोवाइड करता है। जैसे हमने ड्रॉप डाउन लिखा था उसके अंदर हमने कुछ ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड किए थे, तो उसी तरह से हमें यहाँ पे कुछ प्रीडिफाइंड ऑप्शन, मतलब हमने पहले से यहाँ पे कुछ ऑप्शन सेट करे तो उस ऑप्शन को हम यहाँ पे एज अ डेटा लिस्ट यहाँ पे यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेटा लिस्ट एलिमेंट स्पेसिफाइज लिस्ट ऑफ प्रीडिफाइंड ऑप्शन for input elements, ठीक है। और यूजर विल सी ड्रॉप डाउन, यहाँ पे मैं dd लिखता हूँ, मतलब ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ प्रीडिफाइंड ऑप्शन एज दे इनपुट डेटा। मतलब अगर हमने इस डेटा लिस्ट में कुछ इनपुट दिया है, अब उस पे जैसे क्लिक करते हैं वो हमें प्रीडिफाइंड कुछ लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड करता है। अभी इसे प्रैक्टिकली हम यहाँ पे देखते हैं। उसके लिए हम सिंपली एक इनपुट टैग लेंगे, उसके अंदर मैंडेटरी एक एट्रीब्यूट लेना होगा, उसका नाम जो है लिस्ट है। और उसके बाद यहाँ पे डेटा लिस्ट एलिमेंट यहाँ पे लेना पड़ेगा, डेटा लिस्ट एलिमेंट। उस डेटा लिस्ट में भी हमें एक मैंडेटरी एट्रीब्यूट यहाँ पे लेना पड़ेगा जिसका नाम है आईडी। उसके बाद इसके अंदर कुछ ऑप्शन हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ महाराष्ट्र, कुछ टेक्स्ट के वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं महाराष्ट्र, के बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ऐसे कुछ ऑप्शन यहाँ पे देते हैं। फिर से एक ब्रेक टैग लेंगे, यहाँ पे एक लेबल लूंगा, हम यहाँ पे स्टेट लिखेंगे,
लिस्ट के अंदर जो भी हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ पे स्टेट लिस्ट करके नाम देता हूँ, स्टेट अंडरस्कोर लिस्ट। तो यहाँ पे हम लिस्ट के अंदर जो भी यहाँ पे नाम ले रहे हैं वही सेम हमें डेटा लिस्ट के आईडी के अंदर नाम लिखना पड़ेगा। मतलब ये जो हमारा इनपुट लिस्ट है वो इस डेटा लिस्ट को इनपुट लिस्ट के जो अंदर नाम है वो इस डेटा लिस्ट की जो भी आईडी है उसे यहाँ पे रेफर करता है। और इसके बाद हमारे ऑप्शन के अंदर जो भी वैल्यू है उसे हमें इसके अंदर डालना पड़ेगा, तभी हमें इस डेटा लिस्ट की लिस्ट हमें इनपुट के अंदर यहाँ पे शो करेगी। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, इस पे होवर कर रहा हूँ तो आपको एक एरो यहाँ पे आपको ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। मतलब कि जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो हमें बाय डिफॉल्ट लिस्ट यहाँ पे शो कर रहा है, तो इसे हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम डेटा लिस्ट को अपने HTML में यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको फॉर्म एलिमेंट और इनपुट एलिमेंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना और मेरी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर देना और साथ ही मेरी वेबसाइट को भी आप बुकमार्क कर लेना। मैं ऐसे और सारे वीडियोस आपके लिए लाने वाला हूँ। तो इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम।